आज की क्लास में हम देखेंगे पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स। क्लॉज 55 पोस्ट बॉक्सेस। याद करने की ट्रिक, 55 वालों का बचपन पोस्ट बॉक्स के साथ ही बीता है क्योंकि उनके बचपन में मोबाइल नहीं था, सिर्फ पोस्ट बॉक्स था। दोस्तों, पोस्ट बॉक्स की सुविधा सिर्फ सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज में मिलती है, जिसे हेड ऑफ सर्कल निर्धारित करते हैं और ये किराए पर मिलता है। अब देखते हैं कि पोस्ट बॉक्स में कौन से लेख स्वीकृत हैं। इसमें नियम ये है कि केवल पूरी तरह से प्रीपेड और अपंजीकृत पत्र डाक ही पोस्ट बॉक्स में डाली जाएगी। इसके साथ ही उन लेखों पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होना अनिवार्य है। इस श्रेणी में आपके पत्र यानी लेटर्स, अंतर्देशीय पत्र कार्ड यानी इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, पंजीकृत समाचार पत्र यानी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पुस्तकें शामिल हैं। अब आते हैं वितरण की सीमाओं यानी डिलीवरी रिस्ट्रिक्शंस पर। सामान्य नियम ये है कि किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के नाम पर केयर ऑफ यानी सीओ पोस्ट बॉक्स पर आई हुई डाक वितरित नहीं की जाती, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जहां डाक दी जा सकती है, जैसे कि किसी फर्म के वैध कर्मचारी, किराएदार के परिवारजन या उनके मेहमान, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रशिक्षु या निवासी और किराएदार के साथ ठहरे हुए आगंतुक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि यानी कमर्शियल रिप्स। संयुक्त उपयोग की शर्तों के अनुसार किराएदार और उससे जुड़ी संस्थाएं यानी ऑल अलाइड कंसर्न्स एक ही पोस्ट बॉक्स को साझा कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि प्रत्येक संस्था यानी कंसर्न के लिए अलग शुल्क देना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं विशेष लेखों स्पेशल आर्टिकल्स का नियम, जैसे कि पंजीकृत रजिस्टर्ड, वीपी, बीमित वस्तु, इंश्योर्ड या मनी ऑर्डर। यदि ये लेख पोस्ट बॉक्स किराएदार के नाम पर आते हैं तो इन्हें बॉक्स में नहीं रखा जाता, बल्कि डाकिया द्वारा इनका वितरण किया जाता है। लेकिन यदि किराएदार के नाम पर कोई वैध पोस्ट बॉक्स नहीं है तो ऐसे लेख वापस लौटा दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या फर्म आवेदन कर सकती है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखित आवेदन संबंधित पोस्टमास्टर को जमा करना होता है। आवेदन के साथ कुछ आवश्यकताएं भी हैं। आवेदक को अपने व्यवसाय की सही प्रकृति बतानी होगी और व्यावसायिक पते का पूरा विवरण देना होगा। इसके अलावा 2 ऐसे सम्मानित व्यक्तियों द्वारा सत्यापन आवश्यक है जो आवेदक से संबंधित न हों। हालांकि छूट के मामलों, रिलैक्सेशन केसेस में सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों को और ऐसे निजी व्यक्तियों को जिन्हें पोस्टमास्टर जानते हों, सत्यापन से छूट मिल सकती है। अन्य लोगों को अपनी पहचान पोस्टमास्टर की संतुष्टि तक सिद्ध करनी होगी। यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है या बॉक्स का दुरुपयोग होता है तो बिना किसी नोटिस या कारण बताए पोस्ट बॉक्स की सुविधा वापस ली जा सकती है। इसी तरह यदि पते में बदलाव होता है तो 7 दिनों के भीतर पोस्टमास्टर को सूचित करना जरूरी है। सूचना न देने या गलत जानकारी देने पर भी पोस्ट बॉक्स हटा दिया जाएगा। ध्यान रखें कि किराएदार किसी विशेष नंबर, पंक्ति या स्थिति वाले पोस्ट बॉक्स की मांग नहीं कर सकता। अंत में किराए और रिफंड की बात करें तो निर्धारित किराया आवेदन के साथ अग्रिम एडवांस में जमा करना अनिवार्य है। बॉक्स आवंटन के बाद रिफंड का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन आवंटन से पहले दावा करने पर पोस्टमास्टर इसे स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही एक पोस्ट बॉक्स का किराया किसी दूसरे बॉक्स के बकाये में समायोजित एडजस्ट नहीं किया जा सकता। यदि ताला या चाबी खो जाए या खराब हो जाए तो किराएदार को तुरंत पोस्टमास्टर को सूचित करना चाहिए। यदि ताला और चाबी दोनों खो जाते हैं तो आपको दोनों की लागत जमा करनी होगी, लेकिन अगर केवल चाबी खोई है तो आपको सिर्फ चाबी की लागत जमा करनी है। भुगतान करने के बाद पोस्टमास्टर द्वारा आपको नया ताला या चाबी प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये याद रखें कि यदि ताला या चाबी खो जाती है या ख़राब हो जाती है तो किराएदार को तुरंत पोस्टमास्टर को सूचित करना चाहिए। यदि आप रिपोर्ट करने में विफल रहते हैं तो आपका पोस्ट बॉक्स आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से किराएदार चाहे तो सिर्फ चाबी खोने पर भी ताला और चाबी दोनों की पूरी लागत जमा कर सकता है, ताकि दोनों को बदलाया जा सके। अब बात करते हैं किराया समाप्ति के बाद सरेंडर करने की। किराया अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर आपको ताला और चाबी लौटाना अनिवार्य है। यदि आप इसे नहीं लौटाते या बॉक्स को रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपकी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। वहीं अगर आपने पहले से सूचना नहीं दी थी लेकिन 15 दिनों के भीतर ताला चाबी लौटा दी तो डिपॉजिट का केवल लागत वाला हिस्सा ही वापस किया जा सकता है। अब आते हैं नवीकरण यानी रिन्यूअल के टाइमिंग पर।
नवीकरण का आवेदन अवधि समाप्त होने से पहले पोस्टमास्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर ये समय पर नहीं पहुंचता तो इसे रिन्यूअल नहीं बल्कि एक नया आवेदन माना जाएगा। हालांकि यहाँ 15 दिनों की ग्रेस पीरियड मिलती है। अगर समाप्ति के 15 दिनों के भीतर किराए के साथ आवेदन आता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते देरी का उचित कारण हो और वो बॉक्स अभी भी उपलब्ध हो। लेकिन यदि वो बॉक्स उपलब्ध नहीं है तो इसे किसी भी अन्य उपलब्ध बॉक्स के लिए एक नया आवेदन माना जाएगा। किराया अवधि यानी रेंटल पीरियड की गणना भी समझ लीजिए। जिस महीने बॉक्स आवंटित होता है उसके पहले दिन से किराया लागू होता है और रिन्यूअल के मामले में समाप्ति के बाद वाले महीने की पहली तारीख से नई अवधि शुरू होती है। इसके साथ ही आपको एक डिलीवरी टिकट भी मिलता है। ये आवंटन के समय जारी किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर किराएदार या उसके दूत को इसे दिखाना अनिवार्य है। इस टिकट का नंबर पोस्ट बॉक्स के नंबर जैसा ही होता है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अब निकासी यानी क्लियरेंस के बारे में जान लीजिए। पोस्ट ऑफिस के व्यावसायिक समय में आप किसी भी समय बॉक्स से डाक निकाल सकते हैं, लेकिन पोस्टमास्टर प्रत्येक वितरण से पहले छटाई के लिए अधिकतम आधा घंटे तक निकासी रोक सकते हैं। और ध्यान रहे, जिन लेखों पर पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं लिखा होगा उन्हें पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अत्यधिक बड़े लेखों यानी ओवरसाइज्ड आर्टिकल्स की। नियम के अनुसार यदि कोई लेख आकार में इतना बड़ा है कि वो पोस्ट बॉक्स में फिट नहीं हो सकता, तो एक सूचना पर्ची पोस्ट बॉक्स में रख दी जाती है और उस लेख को वितरण विभाग में सुरक्षित रखा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए किराएदार या उसका दूत सूचना पर्ची और अपनी डिलीवरी टिकट को काउंटर पर प्रस्तुत करके लेख प्राप्त कर सकता है। यहाँ एक सुविधा और भी है कि यदि किराएदार ने पहले से निर्देश दिया हो तो वो बड़ा लेख डाकिया के द्वारा भी वितरित किया जा सकता है। अब स्थिति देखते हैं, यदि किराएदार चाबी खो देता है या किसी अन्य कारण से पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में लेखों को पोस्ट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। डाकघर के निर्धारित विंडो डिलीवरी समय के दौरान काउंटर पर लेख सौंपे जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करना होगा। ये बात अच्छे से याद रखें कि वैध डिलीवरी टिकट के बिना कोई भी लेख वितरित नहीं किया जाएगा। इसके बाद 7 दिनों तक पोस्ट बॉक्स की निकासी ना करने वाला नियम देखिए। यदि 7 दिनों तक पोस्ट बॉक्स क्लियर नहीं किया जाता तो पोस्टमास्टर द्वारा किराएदार को एक पंजीकृत नोटिस भेजा जाएगा। यदि नोटिस के बाद भी निकासी नहीं होती है और लेख पर पता या कोई निर्देश लिखा है तो डाकिया द्वारा उसका वितरण कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वितरण संभव ना हो तो उन लेखों को अवितरण योग्य मानकर नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा। और ध्यान दें, यदि नोटिस देने के बाद भी लगातार निकासी नहीं की जाती है तो इसे पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग यानी मिसयूज माना जाएगा। अब देखते हैं, यदि आपको पोस्ट बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, जमा राशि वापस पाने के लिए किराएदार को ताला और चाबी पोस्टमास्टर को लौटानी होगी। लेकिन शर्त यह है कि यदि ताला या चाबी काम करने की स्थिति में नहीं है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यदि किसी किराएदार की डाक बहुत अधिक आती है जो एक बॉक्स में नहीं समाती, तो वो उन्हीं शर्तों पर एक अतिरिक्त पोस्ट बॉक्स किराए पर ले सकता है। खास बात यह है कि इस अतिरिक्त बॉक्स के लिए भी आपका पोस्ट बॉक्स नंबर वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण किराया सूची को समझते हैं। अगर आप 3 महीने के लिए पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग लेते हैं तो किराया 50 रुपये है और यदि दोनों लेते हैं तो किराया 80 रुपये है। अगर अवधि 6 महीने की है तो पोस्ट बॉक्स या बैग का किराया 100 रुपये होगा और दोनों का संयुक्त किराया 160 रुपये होगा। अब देखिए 9 महीने के लिए, इसमें पोस्ट बॉक्स या बैग का किराया 150 रुपये है और दोनों का किराया 240 रुपये है। और आखिर में अगर आप पूरे एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए लेते हैं तो पोस्ट बॉक्स या बैग का किराया 150 रुपये ही रहता है, लेकिन दोनों का कंबाइंड किराया 250 रुपये हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी तैयारी ऐसे ही बेहतरीन तरीके से चलती रहे। अब हम पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के क्लॉज 56 को देखेंगे जो पोस्ट बैग के बारे में है। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है कि चूंकि क्लॉज 55 में पोस्ट बॉक्स आता है और पोस्ट बॉक्स के बाद क्लॉज 56 में पोस्ट बैग आता है। पोस्ट बैग वास्तव में एक थैले या बैग में डाक वस्तुओं के वितरण की एक प्रणाली है। इस बैग के साथ जो ताला और डुप्लीकेट चाबी लगती है उसकी आपूर्ति और व्यवस्था खुद किराएदार द्वारा ही की जाती है।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुविधा सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है। ये सुविधा वहाँ भी मिलती है चाहे उस डाकघर में पोस्ट बॉक्स की व्यवस्था मौजूद हो या ना हो। इसकी वितरण प्रक्रिया में ताला लगा हुआ डाक बैग, जिसमें लेख या चिट्ठियां रखी होती हैं, तैयार किया जाता है। इसके बाद ये बैग किराएदार को या उसके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये विंडो डिलीवरी के निर्धारित समय में डिलीवरी टिकट प्रस्तुत करने पर ही दिया जाता है, जबकि पोस्ट बॉक्स में पोस्टमैन खुद जाकर किराएदार द्वारा लगवाए गए पोस्ट बॉक्स में पत्र डालते हैं। पोस्ट बैग द्वारा जो लेख वितरित होते हैं उनमें पत्र और पूरी तरह से प्रीपेड लेख होते हैं। इन लेखों की सूची में पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड्स यानी अंतर्देशीय पत्र, न्यूज़पेपर्स यानी समाचार पत्र और पैकेट भी शामिल हैं। बैग की जिम्मेदारी के विषय में पुनः ये स्पष्ट किया गया है कि पोस्ट बैग, ताला और डुप्लीकेट चाबी सहित सब कुछ किराएदार द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद ये बैग किराएदार को या उसके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है। यहाँ एक मुख्य अंतर ये है कि जहाँ पोस्ट बॉक्स में पोस्टमैन खुद जाकर किराएदार के बॉक्स में पत्र डाल देता है, वहीं पोस्ट बैग में ऐसा नहीं होता, इसे काउंटर पर दिया जाता है। इसके बाद हम पोस्ट बैग प्रणाली के लाभ यानी एडवांटेजेस को देखते हैं। इसमें किराएदार को डाकिया यानी पोस्टमैन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इससे डाकघर को किराए के रूप में राजस्व यानी रेवेन्यू प्राप्त होता है। इससे पोस्टमैन का कार्यभार घट जाता है क्योंकि उसे हर पत्र देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना नहीं पड़ता। इसमें पत्रों की सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित होती है। चूंकि हमने किराए के नियमों को पोस्ट बॉक्स के साथ ही पढ़ लिया है, इसलिए हम उसे यहाँ दोबारा नहीं देखेंगे। हम लेटर बॉक्स चपरासी यानी लेटर बॉक्स पीएन के कर्तव्यों और कार्य प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले निर्धारित समय सारणी के अनुसार लेटर बॉक्स से पत्रों को एकत्र करना। इसके बाद उस एकत्रित की गई डाक को सुरक्षित रूप से डाकघर तक पहुंचाना और वितरित करना इनकी जिम्मेदारी है। लेटर बॉक्स की निकासी के लिए उन्हें हमेशा विभाग द्वारा पहले से तय किए गए मार्ग यानी प्लान रूट का ही पालन करना होता है। घंटे वाली प्लेटों को बदलना और बॉक्स को ठीक से ताला लगाना। डाकघर पहुंचने के बाद आवक और जावक डाक की छंटाई में मदद करना भी इनका काम है। इसके अलावा डाक पर मोहर लगाना, उसे सील करना और डाक को उतारना भी इनके कार्यक्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं कि उन्हें किन बातों का ज्ञान होना चाहिए और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। उन्हें अपने क्षेत्र के लेटर बॉक्स की निकासी के समय और डाक के प्रेषण और वितरण के समय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपनी गश्त के दौरान पूरी समय की पाबंदी के साथ बॉक्स खाली करना आवश्यक है। अगर उन्हें किसी लेटर बॉक्स में कोई टूट फूट या दोष दिखाई देता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत पोस्टमास्टर को देना चाहिए। अब हम बाहरी लेटर बॉक्सों की निकासी की प्रक्रिया को देखते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें सबसे पहले पोस्टमास्टर से चाबियां, घंटे की प्लेटें और थैला प्राप्त करना चाहिए। लेटर बॉक्स से निकाली गई डाक को सावधानीपूर्वक उस थैले में रखना चाहिए। अंतिम निकासी पूरी होने के बाद चाबियां, प्लेटें और थैला बिना किसी देरी के वापस करना अनिवार्य है और निकासी के समय को छोड़कर बाकी समय ये चाबियां और प्लेटें पोस्टमास्टर की निगरानी में ही रखी जाती हैं या रहेगी। अब हम एक विशेष परिस्थिति को देखेंगे जहां लेटर बॉक्स अटेंडेंट का उपयोग डाक ले जाने के लिए किया जाता है। जब लेटर बॉक्स अटेंडेंट को टाउन सब या शाखा डाकघरों के साथ जोड़ा जाता है, ऐसी स्थिति में इनका कर्तव्य टाउन उप या शाखा डाकघरों से डाक लाने और वहां ले जाने की जिम्मेदारी संभालना होता है। इसके अतिरिक्त इनसे डाक संबंधी अन्य कार्यों के लिए पैकर के रूप में भी कार्य लिया जा सकता है। इन्हें सामान्यतः किसी भी प्रकार के मनी ऑर्डर का भुगतान करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। केवल वे मनी ऑर्डर जो पारगमन डाक कार्यालय यानी ट्रांजिट मेल ऑफिसेज के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, सिर्फ उन्हीं का भुगतान करने की इन्हें अनुमति होती है। अब हम पत्र पेटियों यानी लेटर बॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक निकासी को समझेंगे। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से नन्यथा सॉफ्टवेयर और पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन पीएमए का उपयोग करके लेटर बॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक निकासी और उसकी रियल टाइम निगरानी की जाती है। ये सॉफ्टवेयर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि लेटर बॉक्स की लोकेशन, निकासी की तारीख और समय, कुल पत्रों की संख्या और निकासी करने वाले कर्मचारी का नाम सर्वर पर अपलोड करने में मदद करता है। इस सिस्टम को लागू करने के लिए लेटर बॉक्स के दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में एक विशेष बारकोड स्टिकर चिपकाया जाता है,
जब लेटर बॉक्स अटेंडेंट बॉक्स को खोलता है तो उसे पीएमए ऐप के जरिए उस बारकोड को स्कैन करना होता है और बाहर निकाले गए पत्रों की कुल संख्या को खुद मैन्युअली दर्ज करना होता है। जैसे ही ये जानकारी दर्ज होती है, ये सारा डेटा जीपीआरएस नेटवर्क के माध्यम से सीधे सेंट्रल सर्वर को भेज दिया जाता है। वहाँ सेंट्रल सर्वर प्राप्त हुए जीपीएस निर्देशांकों को सत्यापित करता है, तारीख, समय और पत्रों की संख्या को अपडेट करता है और अंत में एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार करता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि लेटर बॉक्स अटेंडेंट आखिर कौन होते हैं। इसमें पैकर, जीडीएस डिलीवरी एजेंट या एमटीएस, डिलीवरी एजेंट, जीडीएस डीए या एबीपीएम या पोस्टमैन और आरएमएस कार्यालयों में मेलमैन, जीडीएस या एमटीएस शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर हम ऑफिस परिसर के भीतर स्थित लेटर बॉक्स की निकासी की बात करें तो शाखा डाकघर में ये कार्य बीपीएम द्वारा और उप या प्रधान डाकघर एसओ या एचओ में जीडीएस डीए, एमटीएस या पीए द्वारा किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।